Hello, aspirants. I once again welcome you all to the IOS mentorship. तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी क्लास 11th का। ठीक है, हम क्लास 11th कर रहे हैं। क्लास 11th में खैर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नो डाउट। तो हम जो है अब क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई होप कि पिछले क्लासेस आप लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, नो डाउट। और टॉपिक का नाम है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फ का मतलब होता है चेंज। अर्थ के चेंज में अर्थ कैसे चेंज हो रही है और क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इन द जियोमॉर्फिज्म, इन द चेंज ऑफ द अर्थ सरफेस, वो आपका होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। The Earth's surface is being continuously reshaped by both internal and external forces. Internal forces को हम एंडोजेनिक भी बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक भी बोलते हैं। एंडोजेनिक क्या होता है? जो अर्थ सरफेस के अंदर होती है, बिलो अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस के जो अंदर होती है उसको हम एंडोजेनिक बोलते हैं। और एक्सोजेनिक मतलब जो सरफेस के ऊपर हो रही है। तो आप इसी डेफिनेशन से मेरे को एग्जांपल बताइए कि एंडोजेनिक का एग्जांपल क्या होगा। आपका अर्थक्वेक होगा, वुल्केनिज्म होगा, क्योंकि ये सब अर्थ सरफेस के नीचे से आ रही है बाहर, है ना। जो आपका अर्थक्वेक है, वुल्केनो है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इरप्ट हो रहे? दे आर इरप्टिंग फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस। और एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या होगा? जो अर्थ सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे आपका इरोजन हो गया, है ना, वेदरिंग हो गया। And all these processes is changing the shape of the earth. ठीक है, so the changes that endogenic and exogenic forces bring about in the appearance of surface of the earth are collectively known as geomorphic process. And altogether all these processes which is changing the shape of the surface of the earth, ये क्या होता है? आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है। आप इधर देखिए, ये जो है आपका ग्लेशियर कैसे चेंज करता है अर्थ का स्ट्रक्चर, वो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऐसा एक ट्रॉ जैसा बना हुआ है बिकॉज ग्लेशियर यहाँ से मूव कर रही थी। ठीक है, उसके बाद आपके माउंटेन्स बने हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7। अभी क्या है, चैप्टर नंबर 6 में उतना डिटेलिंग में नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस बेसिकली होते क्या। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, अब देखिए, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस का जो है एक फ्रेम है जो आपको क्लियर आइडिया दे देगा कि प्रोसेसेस कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। पहला है एंडोजेनिक, दूसरा एक्सोजेनिक, मैंने बताया। एंडोजेनिक में दो आते हैं, डायस्ट्रोफिज्म आता है और सडन मूवमेंट आता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे डायस्ट्रोफिज्म क्या है। सडन मूवमेंट के बारे में तो आपको पता ही है, द मूवमेंट विच इज हैपनिंग वेरी रैपिडली सच एज योर वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। एंड डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एपेरोजेनिक। एपेरोजेनिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, जिससे आपकी कॉन्टिनेंट बन रही है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग हो रहा है। जैसे दो प्लेट कोलाइड हुई, है ना, दो प्लेट सेपरेट हुई, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े थे ना क्लास 10th में, वही। ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग, जिससे पहाड़ बनते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिससे पहाड़ बनते हैं। एपिरोजेनिक इज कॉन्टिनेंट, ओरोजेनिक इज माउंटेन। एपिरोजेनिक दो तरीके से हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, या तो लैंड अप हो जाए, पहाड़ जैसा हो जाए, या लैंड में डिप्रेशन आ जाए, यही हुआ। ये डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? डायस्ट्रोफिज्म कुछ नहीं होता है, व्हेन द प्लेट आर मूविंग apart or towards each other, that is only your diastrophism। ओरोजेनिक में टेंशन और कंप्रेशन होता है, मतलब माउंटेन में या तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील करेगा बिकॉज ऑफ कमिंग टुगेदर, ये आपका कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेस होके ऐसा माउंटेन बन जाएगा। टेंशन में क्या होगा? खिंचाव महसूस होगा टेंशन में। ठीक है, तो ये आपके दो प्रोसेसेस हैं, एपेरोजेनिक, ओरोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्सेस में मैंने आपको बताया, द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अबव अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो एक्ट होते हैं वो एक्सोजेनिक है। weathering, erosion, deposition, all are happening above, and this endogenic is happening from the
beneath the earth's surface. Clear हो गया? Now, geomorphological processes are natural mechanisms of erosion, weathering, deposition that results in alteration of the superficial matters and landforms at the earth's surface. बेसिकली ये बोल रहा है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें मटेरियल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हिलते हैं जिसकी वजह से लैंडफॉर्म बदलती रहती है अर्थ की. The exo and endogenic forces cause chemical actions and physical pressure on the earth material. ठीक है, केमिकल एक्शंस या फिजिकल प्रेशर भी अर्थ मटेरियल पे देते हैं. ऑब्वियसली भाई वेदरिंग हो रहा है तो आपका केमिकल एक्शन भी होगा, और अगर अर्थक्वेक आ रही है एंडोजेनिक है तो फिजिकल प्रेशर पड़ेगा, है ना. So this brings about changes in the shape of the surface of the earth which is known as geomorphic processes. और finally इसी को हम क्या बोलते हैं? Geomorphic process. ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझिए. दे आर प्राइमरी लैंड बिल्डिंग फोर्स. मैंने बताया ना, कॉन्टिनेंट वाले की बात हो रही है, ये लैंड बिल्ड हो रहा है, चाहे वो आपका एपेरोजेनिक हो या ओरोजेनिक हो, दोनों में तो लैंड ही बिल्ड हो रहा है. एपेरोजेनिक में कॉन्टिनेंट है, ओरोजेनिक में माउंटेन है. भाई दोनों एक ही टाइप के लैंड, मतलब एक ही लैंड हुए ना. ठीक है, लैंड के ही अंदर आएंगे. तो while exogenic forces are mainly land wearing forces, जहां एंडोजेनिक लैंड बनाने का काम करते हैं वहीं एक्सोजेनिक लैंड को तोड़ने का काम करते हैं. मैम कैसे? मैंने बताया था आपके एक्सोजेनिक में क्या आएंगे. एक्सोजेनिक में आपका वेदरिंग आएगा. वेदरिंग में तो रॉक टूटते ही है ना. इरोजन आएगा, डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड. ठीक है, अब देखिए, वोल्केनिज्म एंड डायस्ट्रोफिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस. वोल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म दो एग्जांपल आपके एंडोजेनिक है. रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, प्री मॉडल हीट जनरेटिंग फ्रॉम इंटीरियर आर द मेन सोर्सेज ऑफ द एनर्जी. अब आप बोलोगे कि मैम अंदर से ऐसा क्या होता है जिससे वोल्केनो निकल के आता है. तो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन हाउ वोल्केनोज आर फॉर्म्ड. बिकॉज अंदर पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं एंड बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी मटेरियल्स घूमते रहते हैं. ठीक है, मटेरियल स्टार्ट्स टू मूव और उनके मूवमेंट की वजह से हीट जनरेट होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है एंड देन योर प्रोसेस स्टार्ट्स टू हैपन. क्लियर? देखिए एंडोजेनिक का वही है, स्लो, सडन, दैट इज ओनली द थिंग व्हिच वी हैव अंडरस्टूड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर next thing, that endogenic processes are mainly land building while exogenic are mainly land forming. ये मैंने बता दिया आपको. एक्सोजेनिक का एग्जांपल देखिए, मास वेस्टिंग, वेदरिंग, डिपोजिशन, इरोजन. ठीक है, ये सब. मास वेस्टिंग मतलब बहुत बड़े लेवल पे लैंड का खराब होना. इसका एग्जांपल क्या होगा? लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड में लैंड जो है वो टूट के गिरने लगते हैं, माउंटेन हो गया, जो भी हो गया, तो दैट इज डिस्ट्रक्शन, वेस्टेज, इसीलिए उसको मास वेस्टिंग बोला गया. डायग्राम देखिए, एक्सोजेनिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन. ठीक है, ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर. ये आपका एक और बार डायग्राम मैंने शो कर दिया है. एंडोजेनिक मतलब अंदर, एक्सोजेनिक मतलब बाहर. अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के ऊपर. दो तरह के मूवमेंट है, स्लो, सडन. स्लो में आपका वर्टिकल कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग और हॉरिजॉन्टल माउंटेन बिल्डिंग. ठीक है, वर्टिकल कॉन्टिनेंटल या तो ऊपर हो सकती है या वो ऐसे हो सकती है, डिप्रेशन. हॉरिजॉन्टल में फोर्स ऑफ कंप्रेशन, टेंशन मैंने बताया. व्हेन plates are coming together this is compression, but when plates are moving apart this is tension. एक्सोजेनिक, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन. वेदरिंग क्या है? फिजिकल होती है, केमिकल होती है, बायोलॉजिकल. इरोजन किस किस वजह से हो सकती है? बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करेंट्स, विंड्स. डिपोजिशन, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ये दोनों चीजें आपकी सेम ही होती है. both side the agent are responsible for erosion as well as your deposition. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल गोइंग टू स्टडी, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हमारा चैप्टर नंबर 7, उसमें हम ये सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक के बारे में, कि रनिंग वाटर से इरोजन कैसे हो रहा है, डिपोजिशन कैसे हो रहा है, ग्राउंड वाटर से इरोजन कैसे, डिपोजिशन कैसे. ठीक है, सो डोंट वरी, ये चार्ट बस आप अपने दिमाग में रख लीजिए. Okay, then before going ahead, this is our IS mentorship program for the students who are aiming to crack CSE 2024. It is a complete holistic program, 360-degree program for you all, designed beautifully so that you can
get a huge help in your CSE preparation. And for those students who want to join the UPSC preparation and want that mentor should be there till the start, from the end of their preparation, from the start and end of their preparation, they can join the foundation program as well. Riyasat Ali sir will help you in all the aspects, ठीक है? And he will make sure that you clear this examination. हम frequently batches भी launch करते रहते हैं. अगस्त के बैचेस में भी लॉन्च हो गए हैं हमारे, तो अगस्त के बैच में एनरोल होने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, टॉकिंग अबाउट जियोमॉर्फिक एजेंट. अब कुछ तो एजेंट होते होंगे जो रिस्पॉन्सिबल है ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कराने के लिए. वो क्या है भाई? वो आपका मोबाइल मीडियम है. पहले तो मोबाइल मतलब जो इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है. अब उसका एग्जांपल रनिंग वाटर. Running water is moving from one place to another. Wind also, current also, waves also. So all these things what they are doing, they are transporting and depositing the earth material. ठीक है? All the movements within the earth or on the surface occur due to gradients from high pressure to low pressure. Gradient मतलब height, difference. ठीक है? तो देखो, कोई जगह पे ऐसा होता है जहां पे हाई प्रेशर है, कोई जगह पे ऐसा होता है जहां पे थोड़ा लो प्रेशर है. तो ऑलवेज द थिंग्स स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम हाई टू लो. ठीक है? वही इसीलिए जो है आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है वो मूव कराते हैं चीजों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ देखो, रिवर हुआ आपका, विंड हुआ, ग्लेशियर, वेव, all the things are responsible for the change. When these elements of nature become portable due to gradients, they remove the material and transport them over slopes and deposit them at the lower level. वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह छोड़ देते हैं. Gravitational stress are also very vital as in the geomorphic processes. ठीक है? ग्रेविटी का जो स्ट्रेस होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे स्ट्रेस मिल रहा है ना. लैंडस्लाइड क्यों होता है? लैंडस्लाइड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. द ग्रेविटी इज पुलिंग, है ना. दैट इज वाई the gravity is force that is keeping us in contact with the surface, and it is the force that switches the movement of all the surface material on the earth. ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो हमको सरफेस से चिपका के रखी है, हवा पे नहीं हो आप. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पकड़ी हुई है आपको. एंड इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एज वेल. ये एक डायरेक्शनल फोर्स है दैट सिमुलेट्स ऑल द डाउन स्लोप मूवमेंट. डाउन स्लोप मतलब अगर कोई लैंड स्लाइड हो रहा है तो वो डाउन ही जा रहा है ना, ऊपर जाता है क्या? बादलों की तरफ डाउनवर्ड जाता है, पुल कर रहा है. ठीक है? ग्रेविटी इज पुलिंग movement of matter and it is also cause stress and अर्थ मटेरियल. स्ट्रेस भी होता है जिसकी वजह से जो है आपके अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब टाइप की एक्टिविटीज होती हैं. फाइन, ओके. अब डायस्ट्रोफिज्म के बारे में समझते हैं. दिस इज द प्रोसेस बाय विच अर्थ सरफेस इज रीशेप्ड थ्रू रॉक मूवमेंट्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जब रॉक एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, ठीक है, जब रॉक एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है तो अर्थ की सरफेस चेंज होती है, और वही आपका डायस्ट्रोफिज्म है. ठीक है? अब डायस्ट्रोफिज्म में देखो दो प्रोसेस होते हैं. आ गए आपके ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक. ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग. माउंटेन बिल्डिंग कैसे हो रहा है? देखो, ये दो प्लेट जो है वो साथ में आ रही है, एक दूसरे को पुश करते हुए ऊपर जा रही है, और फाइनली आपका माउंटेन बन रहा है. एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंट बनना. ठीक है? कॉन्टिनेंट बनना जिसमें देखो ये वाला जो लैंड है वो नीचे खिसक गया, आपका ये पर्टिकुलर लैंड बन गया, ये पर्टिकुलर लो लाइंग लैंड बन गया, तो ये एपिरोजेनिक हो गया. अंडरस्टूड? अर्थक्वेक से भी बनते हैं आपके लैंड. मैंने बताया जब प्लेट दो अलग अलग तरफ जाते हैं तो बीच से क्या है, वोल्केनो भी रिस्पॉन्सिबल है. वोल्केनो आ गए, यहाँ पे वोल्केनो निकल रहे हैं. ठीक है? फिर जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये एक पैच ऑफ लैंड बन जाता है. याद आया ज्योग्राफी क्लास 10th? वही. So diastrophism is nothing but it is a process through which the earth is getting shaped. ठीक है? Because of various movements of the plates and rocks. Plate tectonics involve horizontal movements of crustal plane, जैसे या तो इधर towards या तो apart, opposite. All the above process cause pressure, volume and temperature changes which results in metamorphism of rock. जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ना, प्लेट्स का टकराना, प्लेट्स का दूर जाना, इसकी वजह से क्या है? प्रेशर पड़ रहा है,
वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं जो रॉक्स का भी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ठीक है। The geomorphic process means bringing about change in the configuration of the Earth's surface due to physical stress and chemical action. या तो फिजिकल दबाव पड़ रहा है, भार पड़ रहा है, या केमिकल एक्शन हो रहा है, पानी से कोई रिएक्ट कर दिया है ना, एसिड रेन हुआ तो कोई रॉक रिएक्ट कर गया, ये केमिकल चेंज। द फिजिकल एंड केमिकल एक्शंस आर ड्यू टू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। किसकी वजह से भाई? एंडो और एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्लियर? चलो, अब बारी आती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में ही आईसी चैप्टर में, जो कि है वेदरिंग। बेसिकली देखिए, वेदरिंग क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन। किसका? रॉक्स का। क्या है वेदरिंग? वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं क्लाइमेट में, उसकी वजह से आपका वेदरिंग हो रही है। इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल और no motion of material, so it is an in situ और on situ process। अब ऐसा नहीं कि ये जो पत्थर है ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, नहीं, ये पत्थर जहां पे है उधर ही आपका क्लाइमेट का एक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर एक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको इन सीटू बोला गया। इन सीटू का मतलब क्या है? ऑन साइट, जहां पे है वहीं पे। देयर आर 3 टाइप्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। देखते हैं क्या है फिजिकल। देखो, फिजिकल का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज disintegration of rocks mainly induced by elements of weather. It is caused by change in pressure, temperature, wind and water. कैसे कॉज होता है? जब प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, वाटर की वजह से जो चेंज लाते हैं रॉक में, उसकी वजह से फिजिकल चेंजिंग होता है। ठीक है, मतलब रॉक्स का जो है स्ट्रक्चर बदल रहा है, शेप बदल रहा है ना? समझ रहे हो ना? देखो, रॉक्स में क्रैक आ गया है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू थर्मल, फ्रॉस्ट एंड एक्सफोलिएशन। क्या है? देखो, थर्मल वेदरिंग क्या होती है? थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट की वजह से अगर रॉक्स टूट रहे हैं, अब हीट कहाँ मिलेगी? जो एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट्स होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पे बहुत गर्मी होती है, तो दिन में क्या होता है ना, रॉक्स में बहुत हीट पड़ती है, उसकी वजह से रॉक जो है थोड़े एक्सपैंड हो जाते हैं, और नाइट में कूलिंग हो जाती है, तो फिर ये वापस से अपने जगह में आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से जो है आपका थर्मल वेदरिंग हो जाती है, टूट जाते हैं रॉक, क्रैक्स आ जाते हैं रॉक में। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद भी इमेजिन करो, रबर है आपका, रबर बैंड, उसको खींचोगे छोड़ोगे, खींचोगे छोड़ोगे, एक पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा। वही होता है रॉक्स के साथ। अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, ग्रैनुलर एंड ब्लॉक। जब रॉक्स के अंदर आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, ग्रेन्स की तरह। जब रॉक जो है वो ऐसा टूटते हैं कि ग्रेन्स भी टूट जाए, तो वो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है। और अगर ये रॉक है, अगर ये कुछ ब्लॉक पार्ट्स में टूट जाए बड़े बड़े, तो वो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, सिंपल। ग्रैनुलर में क्या होता है? अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रॉक्स बढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। दिस मेक्स रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। ड्यू टू दिस द ब्रेकअप ऑफ रॉक्स ऑकर ग्रेन बाय ग्रेन, और यही ग्रैनुलर हो गया। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक जो है वो जॉइंट्स या क्रैक अगर आ जाए, देखो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक बन गया ना, ये एक पत्थर 2 पत्थर में बदल गया, और ये आपके ग्रेन्स हैं, देखो दिख रहे हैं नीचे, ये ग्रेनुलर हो गया, ये ब्लॉक वाला हो गया। क्लियर? फाइन। चलिए, अब फ्रॉस्ट वेजिंग क्या होती है? देखो, फर्स्ट ट्राई टू सी द डायग्राम। क्या हुआ है? नाउ रॉक्स हैव बीन हैविंग ए क्रैक, ये क्रैक यहाँ पे डेवलप हो गया। अब इसी क्रैक में पानी भर गया, क्योंकि पानी को तो बस जगह चाहिए फिलअप होने के लिए, वाटर बढ़ गया। अब टेम्परेचर इज वेरी मच कोल्ड, अब ये वाटर आपका बदल गया आइस में। जब आइस बदला तो थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि भाई तू थोड़ा सा हट, मेरे को जगह दे, बर्फ को जगह दे, तो जॉइंट जो है वो वाइड हो जाएगा। तो ये जो वाइड, अब फिर गर्मी आ गई, फिर ये पानी हो गया, तो फिर ये बोलेगा भाई मैं तो आ गया हूँ, मैं तेरे को जगह नहीं दूंगा, फिर ये, तो ये दिस प्रोसेस ना कंटिन्यूज, द रॉक फ्रीजेस, ठीक है,
and the pressure of the frozen water becomes sufficient to expand or further deepen. Clear? इसकी वजह से भी होता है आपका disintegration. एक्सफोलिएशन क्या होता है? सरफेस लेयर का झड़ना, just like an onion peel होता है ना. See, due to weather variations, rock generally heat or cool more on the surface layer. ये आपका देखो cool और heat हो रहा है, surface पे direct heat पड़ रही है. अब यही alternate changes in the temperature causes the outer layer to peel off. ये outer layer peel off होने लगती है. देख रहे हो बहुत सारे layers हैं. Outer layer peel off हो रही है, peel off झड़ रही है, ठीक है? Just as the skin of onion. Now this process of breaking away curved layers of rocks from rock beneath and leaving behind domed shape monolith is exfoliation. एक dome shape का बन गया, देखो dome. यही एक्सफोलिएशन. स्किन में भी एक्सफोलिएशन होता है ना, लेयर्स निकलने लगती हैं, वही एक्सफोलिएशन. और ये एरिड रीजन्स में ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे बहुत हीट होती है और इसको अनियन वेदरिंग भी बोला जाता है क्योंकि ये अनियन की तरह जो है पील ऑफ होने लगते हैं. ठीक है, फाइन. अब ये था हमारा फिजिकल वेदरिंग. अब आते हैं केमिकल वेदरिंग में. ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, केमिकल वेदरिंग की वजह से हुआ है बिकॉज द particles or the surface has been reacted because of water, because of something else. See, number of processes such as solution formation, oxidation, reduction, carbonation, hydration, सब आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे. नहीं पढ़े होगे तो डोंट वरी, ये सब प्रोसेसेस केमिस्ट्री के हैं. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना, कार्बोनेशन मतलब कार्बन का जुड़ जाना, हाइड्रेशन का मतलब पानी से रिएक्ट हो जाना. ये सब की वजह से रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं. The presence of water, oxygen, CO2 and temperature speeds up the chemical reaction obviously, क्योंकि अभी अभी पढ़ा हमने ये सब चीज. तो ये देखो, ये ऐसा एक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है रिएक्शन की वजह से. ठीक है. अब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग. सॉल्यूशन, जब कोई भी रॉक के मिनरल सोल्युबलाइज हो जाए वाटर में घुल जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सोल्युबल मिनरल्स गेट वॉश्ड अवे. तो रॉक्स के जो मिनरल्स होंगे वो निकल जाएंगे. आप एक पत्थर को पानी में बहुत दिनों तक रख दोगे तो उसके मिनरल सारे वॉश अवे हो जाएंगे बिकॉज इट हैज रिएक्टेड विद वाटर. एंड दिस कैन इवन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ केव्स. ठीक है, केव्स भी बन जाते हैं. देखो, रिएक्शन ऑफ वाटर, केव्स बन गए ना, ये ट्रायंगल केव्स जैसा. Hydrolysis, it is a chemical breakdown of rock material when it comes in contact with water and forms insoluble precipitate like clayey material. पानी से रिएक्ट करने के बाद एक क्लेई मटेरियल टाइप के भी बन जाते हैं. ब्लैक वाले देख रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फेल्सपार का हाइड्रोलिसिस हो गया, वो ग्रेनाइट को क्ले में बदल देता है. तो ये पानी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट इन केमिकल वेदरिंग. कार्बोनेशन क्या होता है? देखो, व्हेन CO2 व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर H2O. ये तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, वाटर का ये है. इट फॉर्म्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड. और यही कार्बोनिक एसिड जब रिएक्ट करता है फिर से वाटर से, जब रिएक्ट करता है रॉक से, व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ रॉक, तो वो क्या है, उसके मिनरल्स को पूरा वॉश अवे कर देता है और ये पूरा खंडित जैसा बन जाता है, केव जैसा बन जाता है, खाली जैसा. ठीक है, ये आपका कार्बोनेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है वाटर और आयरन के साथ. व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विथ वाटर और आयरन, वो रॉक को वीक बना देता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है. रस्टिंग ऑफ आयरन, यू मस्ट हैव सीन, आपके साइकिल्स में जंक लग जाती है. इसी की वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर से आयरन से रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन. हाइड्रेशन, मैंने बताया पानी का एब्जॉर्प्शन, वो वॉल्यूम को एक्सपैंड करता है, डिफॉर्म हो जाते हैं रॉक्स उसकी वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एनहाइड्रेट, CaSO4 बोलते हैं, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम. ठीक है, ये हाइड्रेशन हो गया. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेदरिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग. इट इज द अल्टरेशन ऑफ रॉक्स बाय एक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. रॉक्स का अल्टरेशन होना, चेंज होना बायो की वजह से. बायो मतलब लिविंग बींग्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आते हैं. कैसे भाई? अब कुछ आपके लिविंग
बीइंग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे चींटियां हो गई, माउस हो गए, अर्थवर्म हो गई, ये क्या करते हैं, ये सॉइल को बरी कर देते हैं, मतलब बरी करके अंदर रहने की कोशिश करते हैं। तो सॉइल में एक क्रैक जैसी आ जाती है। तो सॉइल में जब क्रैक जैसी आ जाती है तो इसमें पानी, मॉइस्चर, एयर सब घुसने लगता है ना, क्योंकि जगह मिल गई। तो इस वजह से जो है यहाँ के जो रॉक्स हैं उनमें वेदरिंग होने लगती है। ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, खुदाई, कल्टीवेशन, मिक्सिंग, है ना, वाटर, एयर, मिनरल्स इसमें सब मिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से रॉक्स आर अगेन गेटिंग वेदर्ड, या सॉइल भी वेदर हो रहे हैं। नाउ व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, दे डिकम्पोज हो जाते हैं और उन्हीं से ह्यूमस बनता है, खाद। ठीक है, खाद, carbonic acid and other acid which increase the decomposition and solubility of some elements, और उन्हीं की वजह से सारे एलिमेंट्स भी नाउ डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमस बन गया है ना, ह्यूमस कार्बोनिक एसिड बन गया है, एसिड की वजह से तो डिसइंटीग्रेशन होगा ही। प्लांट रूट exert enough pressure on the earth material to break them apart. प्लांट के जो रूट भी होते हैं वो अंदर तक पूरे आपके खींचे हुए होते हैं, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं अंदर के रॉक्स में, क्योंकि अब यहाँ पे भी देखो, अब एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, एक ब्रांच यहाँ से निकल रहा है, तो ये रॉक पे प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से टूट रहे हैं रॉक। दिस इज आल्सो वेदरिंग। अब नेक्स्ट इज योर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का ही अदर नाम आपका पेडोजेनेसिस है। क्या है? पेडोजेनेसिस इज नथिंग बट इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। The depth of the weathered material forms the basic source of the soil. Weathered material कितना नीचे है वो बताएगा कि सॉइल आपका क्या है, उसका सोर्स क्या है। First, the weathered material or transported deposit are colonized by bacteria and other inferior plant bodies like lichens and mosses. पहले क्या होता है, जो weathered material होते हैं, मान लो ये टूटे फूटे रॉक यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये जो है इसमें बैक्टीरिया आएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स, लिचन्स, मॉसेस, आप देखे होंगे ना पत्थरों में ग्रीन ग्रीन कलर का, वही लिचन्स एंड मॉसेस है। अब क्या होता है, नाउ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑर्गेन, अब ह्यूमस का ग्रोथ को वो करते हैं। अब यहीं पे जो प्लांट्स डेवलप हुए हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो यहाँ पे ह्यूमस आ जाता है। अब ह्यूमस तो खाद का काम करेगा, जिसकी वजह से ग्रासेस उगने लगेंगे, फॉर्न्स उगने लगेंगे, बुशेस उगने लगेंगे, एंड फाइनली ट्रीज स्टार्ट टू ग्रो थ्रू सीड्स बॉट इन बाय विंड्स एंड बर्ड्स। ठीक है, पॉलिनेशन। अब देखिए ये सब आपके फैक्टर्स हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट मटेरियल कहाँ से निकला है, वो टोपोग्राफी, क्या रीजन है, माउंटेन है, ओशनिक है, क्या है, क्लाइमेट कैसा है, what type of biological activity, time. The relative influence of each other varies from place to place, but the combination of all the different factors usually determine the formation of soil growing at any given location. ठीक है, all these factors are only responsible to finally tell कि भैया इस टाइप का soil form होने वाला है। समझ में आ गई बातें? Everything clear to you till point? ठीक है, एक लास्ट चीज मेरे को बताना बचा, जो कि है आपका ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको देख लीजिए। पेरेंट मटेरियल कैन बी इन सीटू और ऑन साइट वेदर्ड रॉक डेब्रिस। पेरेंट मटेरियल वहीं के हो सकते हैं या तो फिर ट्रांसपोर्टेड हो सकते हैं। अब जितने बड़े डेब्रिस होंगे उतना ही आपका डिपेंड करेगा हाउ सॉइल इज फॉर्मिंग, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, younger soil shows strong links with the type of parent rock, but as they age, exposure, moisture, addition to organic matter and other environmental factors may change its feature. देखो, जो आपके पेरेंट मटेरियल है उसी से यंगर सॉइल निकलेंगे, नो डाउट, तो सेम होंगे दोनों, पेरेंट भी यंगर भी, लेकिन क्या होता है टाइम के साथ साथ उसमें एक्सपोजर मिलता है, मॉइस्चर होता है, रेनफॉल होता है, आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से देयर सम changes happen in the younger soil, change हो सकते हैं। So this was your chapter about your chapter number 6, that is your geomorphic processes. Chapter number 7 जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, it may take 45 to 1 hour also because it is very interesting chapter. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
नेक्स्ट क्लास में वील डिस्कस चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 6 तक आप अच्छे से कर लीजिए एंड फाइनली वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन। आई होप कि आप लोग माइंड मैप का यूज कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर द फीडबैक। वील श्योरली मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।